दोस्तों नमस्कार। बिहार की सियासी राजनीति में इन दिनों नारों की गूंज है। एक के बाद एक नए नारे उछाले जा रहे हैं और जनता को उसके ज़रिए जोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ के साथ साथ घुसपैठिया भी सियासी फिज़ाओं में गूंज रहा है। क्या है नारों की अहमियत और क्या है इन नारों का इतिहास, और कितने ये दावे रहे, कितने वादे रहे और कितने बस एक नारे बन के रह गए, इस बारे में हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं राजनीतिक शास्त्र विभाग के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार वर्मा जी। वर्मा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या है नारों का ये जो गूंज है इस वक्त वोट चोर गद्दी छोड़ की, घुसपैठिए की, क्या है इतिहास और कितना यकीन करे जनता सियासतदान के द्वारा उछाले गए नारों पर? देखिए, लोकतंत्र में नारों का महत्व है और चुनाव के समय विशेष महत्व है, क्योंकि इन नारों के माध्यम से राजनीतिक दल और उनके नेता अपने वोट बैंक को आकृष्ट करने में और ऐसे मतदाताओं को भी आकृष्ट करने में जो फेंस सीटर्स हैं कामयाब होते हैं। अभी आपने देखा कि वोट चोर गद्दी छोड़ की बात आपने की, तो ये एक ऐसा नारा है, ये नारा नहीं कहें, ये एक यथार्थ है। इसमें भावनात्मक बातों के अलावा इसमें यथार्थ है, इसमें सब्सटेंस है और इसके जांच की आवश्यकता है। घुसपैठिए की जहाँ तक बात है, यह भी एक नारा है। तो महागठबंधन की ओर से वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया जा रहा है मुख्य रूप से, जिसमें यथार्थ है। और दूसरी ओर से यानी एनडीए की ओर से घुसपैठियों की बात मुखर रूप से उठाया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि इन दोनों नारों का क्या है अस्तित्व। तो घुसपैठिए को भारत से निकालने की जो बात है, बिहार से निकालने की जो बात है, वह नारा अधिक है और उस पर कार्रवाई कम हुई है। तो अब यह तो जनता के ऊपर है कि वह किसे अधिक भरोसे के लायक मानती है। एक ऐसा नारा जिसमें जो बात कही गई है वो कार्य रूप में परिणत नहीं हुआ है। 11 साल से एनडीए की सरकार है और घुसपैठियों को बाहर निकालने में ये सफल नहीं हो पाए हैं और हर चुनाव के समय इसे नारा के रूप में इस्तेमाल करते हैं ताकि ये अपने वोट बैंक को, जो मूल रूप में मुसलमानों के अतिरिक्त है, उसको मजबूती प्रदान कर सकें। अब सवाल उठता है कि नारों का स्तर, तो निश्चित रूप से स्वस्थ नारे दिए जाने चाहिए और सही नारे दिए जाने चाहिए, जिससे यह पता चले कि जो पक्ष वह नारा लगा रहा है, अगर वह सत्ता में आती है तो उनको यथार्थ रूप में परिणत करेगी, लोगों की भलाई के लिए उसको कार्य रूप में परिणत किया जाएगा। नहीं, मेरा प्रश्न जानने का मकसद ये था कि नारे बहुत दिनों से लग रहे हैं। इंदिरा जी जब सत्ता में आई थी तो उस वक्त नारे लगे थे गरीबी हटाओ। अब गरीबी आज तक नहीं हटी है। आज भी गरीबों के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं। आज भी गरीबों के नाम पे योजनाएं चल रही हैं। आज भी देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें खाद्यान्न योजना के जरिए लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्हें 5 किलो चावल या दाल, गेहूं या चावल दिए जा रहे हैं।
तो गरीबी हटाओ नारा बस नारा बन के रह गया। तात्कालिक नारा है वोट चोर गद्दी छोड़ का, SIR की चूँकि का जो मुद्दा अभी चल रहा है। तो ऐसे नारों की फहरिस्त में हम जानना चाहते हैं आपसे कि कैसे नारे दिए गए जो आज भी बस नारे बन के रह गए, जो तात्कालिक तौर पर उन्होंने इन नारों के ज़रिए जनता को लुभाया। जैसे मोदी सरकार जब सत्ता में आई तो मोदी सरकार ने कहा अच्छे दिन आएंगे। मोदी सरकार 11 सालों से सत्ता में है, पता नहीं अच्छे दिन आए या नहीं आए, आए तो कितने आए। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप ज़रा विस्तार डालिए कि क्या है इतिहास और क्या है इन नारों की असलियत। देखिए, आपने गरीबी हटाओ की बात की, ये मूल रूप से श्रीमती गांधी द्वारा दिया गया नारा था। तो इस क्रम में भारत जैसे देश में गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है, उसको तत्काल हटाया नहीं जा सकता है, लेकिन उस पर काम किए गए और लोगों का उसमें भरोसा रहा, क्योंकि गरीबी हटाने के नाम पर श्रीमती गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया ताकि लोगों को बैंक की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सके। उसके पहले भारत में निजी बैंक ही थे। 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण श्रीमती गांधी ने किया। तो नारों का गढ़ा जाना तत्कालीन परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो उसमें इतिहास बताएं कि इमरजेंसी के दौरान क्या नारे दिए गए, उससे पहले क्या नारे दिए गए, और आज के ज़माने में जो मोदी सरकार नारे दे रही। हाँ, तो पहले नारे दिए गए ये दरअसल 1967 में जो चुनाव हुआ, तो उस समय से इस तरह के नारों का ज़्यादा महत्व हुआ, क्योंकि उस समय सभी विपक्षी दल गैर कांग्रेसवाद की राजनीति को आगे ले जा रहे थे और कांग्रेस को सत्ता से हटाना चाह रहे थे। उसमें लोहिया जैसे नेता ने सिर्फ गरीबी की ही बात नहीं की, भागीदारी की भी बात की। उस समय एक नारा चला था जो बहुत ही पॉपुलर था, और उस समय दल का नाम था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, क्योंकि समाजवादियों में भी सो विभाजन हो गया था। तो उनका नारा था 67 में कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। ये भागीदारी की बात है। उसी तरह से जब चुनाव के नतीजे आए तो निश्चित रूप से कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा और केंद्र में तो वह सत्ता में लौट गई किसी तरह अपने बल पर, लेकिन राज्यों में, खासकर उत्तर के राज्यों में कांग्रेस का सफाया हो गया। और उस समय जो सरकारें बनी, वो उन सरकारों का नाम मूल रूप में संयुक्त विधायक दल की सरकारों के रूप में जाना गया, और विभिन्न राजनीतिक दल अपने विचारधारा को छोड़कर कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखना है, इसलिए उन्होंने वैसी सरकारों का गठन किया, लेकिन वह चल नहीं सका। इसलिए और बाद में दूसरा नारा लगा, खास करके उसके लिए हरियाणा को प्रयोगशाला कह सकते हैं, कि बंसीलाल और भजनलाल के बीच ये प्रतिस्पर्धा थी और डिफेक्शन का एक नया मुद्दा उस समय उभरा। तो आया राम गया राम उनका नाम पड़ गया MLA का। पूरी की पूरी पार्टी भी एक बार बदल दी गई इधर से उधर। तो ये हुआ एक फेज। उसके बाद का जो फेज आया उसमें आप आरक्षण की बात कर सकते हैं, मंडल और कमंडल। BP मंडल कांग्रेस ने ही उसको नियुक्त किया था, उस कमीशन को। अब BP मंडल चेयरमैन थे, लेकिन वह लागू हुआ विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय। हाँ, तो उस समय आरक्षण के आधारित नारा लग रहा था,
उसके बाद फिर आपको बिहार के भ्रष्टाचार का आया मुद्दा राजीव गांधी के समय। तो राजीव गांधी जिस समय सत्ता में थे तो राजीव गांधी की लोकप्रियता और उनका स्वच्छ छवि इस स्तर का था कि भ्रष्टाचार पर जो उन पर आरोप लगाया गया तो उनका सीधा नाम नहीं लिया गया। आज की तरह कहा गया मिस्टर क्लीन, मिस्टर क्लीन, नकली क्यों है तोप मशीन, ऐसा नहीं नारा आया। उस समय एक स्तर था। ऐसा नहीं कहा क्या राजीव गांधी आप भ्रष्ट हो, आप गद्दी छोड़ो। कहा गया मिस्टर क्लीन, मिस्टर क्लीन, नकली क्यों है तोप मशीन। फिर आगे आप इस सदी में आइए, 21वीं सदी यानी 2000 के बाद, तो उस समय भी आर्थिक मुद्दों पर था और भ्रष्टाचार भी था। जैसे नरसिम्हा राव सरकार के समय में भी भ्रष्टाचार एक मुद्दा था और शिबू सोरेन को उनके दल को इसके लिए जवाबदेह माना गया कि उन लोगों ने पैसे लेकर सरकार बचाए। 2004 में वाजपेयी जी के समय इंडिया शाइनिंग का नारा था। उस समय अच्छी प्रगति हुई थी और वाजपेयी जी ने और तत्कालीन बीजेपी ने सोचा कि अगर इंडिया शाइनिंग का नारा दे दें तो इससे हमारी जीत पक्की होगी। और 6 महीने पहले चुनाव हुए और पार्टी चुनाव हार गई। तो अब बात आती है कि अब बात यह है कि अब आगे अभी जो है जी 2004 में चुनाव हारने के बाद यूपीए की सरकार बनी 2 बार जी, जो 2004 और 2010 में, और 14 से फिर ये परिवर्तन हुआ और 14 से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। तो उनका नारा था, उन्होंने 2 मुद्दों को आगे किया, भ्रष्टाचार के मुद्दे को, और दूसरा मुद्दा था कि जैसा आपने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, काला धन लाएंगे, 15 लाख खाते में खाते में जमा होंगे। तो यह एक तो भ्रष्टाचार का नारा, जिसमें कि आंदोलन भी पहले हो चुका था और लोग यह जान गए थे कि कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, जन लोकपाल का बिल नहीं लाया जा रहा है, उच्च पदों के भ्रष्टाचार को नियंत्रित नहीं किया जा रहा है, या नियंत्रित कर पाने में कांग्रेस असफल रही है। इसलिए इनका ये नारा लोगों को भा गया, चल गया और सरकार बन गई। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब लोगों ने पूछा कि वो 15 लाख रुपए कहाँ हैं, तो आप जानते हैं कि बाबा रामदेव तक ने यह कहा कि, और ये भाजपा की ओर से खास करके अमित शाह ने कहा कि वो एक जुमला था। तो आप सोच सकते हैं कि अगर उच्च पदों से यह कहा जाए, उच्च पदस्थ अधिकारियों द्वारा सत्ता पक्ष से, कि वो सारे जो कहे गए सो जुमले थे, वो व्यावहारिक नहीं थे, तो आप इससे लोगों का भरोसा कम होता है। इधर जो नारे लगे, सबका साथ, सबका विकास, उसके बाद सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो ये सारी बातें जो हैं वह भी एक नारा ही रहा, क्योंकि उस पर काम हुए, लेकिन जो काम हुए इसलिए अधिक असर नहीं हुआ कि इसके साथ साथ मॉब लिंचिंग वगैरह से नफरत की भावना बढ़ी। अभी भी आप देख रहे हैं कि जो चल रहा है उसमें
जिस तरह की बात की जा रही है, जैसे नारे दिए जा रहे हैं, उससे नफरत बढ़ रहा है। तो आप भ्रष्टाचार की बात करेंगे हटाने की, लेकिन आप हटा नहीं पाते हैं, भ्रष्टाचारियों को साथ लेते हैं, उसको हमको रिपीट नहीं करना है। तो उन नारों से क्या हुआ? नहीं, तो वही मैं कह रहा था, आपको रोक रहा हूँ कि नारे मूलतः उन्हीं मुद्दों पे लग रहे हैं और वो मुद्दे आज भी कायम है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आए, जन लोकपाल तो हुआ नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य का नारा दिया। प्रशांत किशोर बिहार आ रहे हैं, प्रशांत किशोर भी जनसुराज पार्टी बनाकर उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। एक ज़माने में बिहार में भूरा बाल साफ करो जैसे जातिगत नारे भी लगाए जाते थे आरक्षण के वक्त। तो यही है नारों का इतिहास, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने सारगर्भित हैं और उसमें कितने वादे पूरे किए गए। देखिए, नारों से आप राजनीति नहीं कर सकते हैं और लोगों का भला भी नहीं कर सकते हैं। नारों से आप तात्कालिक फ़ायदा ले सकते हैं, जो इन लोगों ने लिए, हर दल ने लिया अपने अपने हिसाब से। लेकिन एक बात सोचने की है कि आज जो नारों का स्तर है वह कितना गिर गया है, इसको ध्यान देने की बात है। और ये शीर्षस्थ नेताओं के द्वारा इसको गिराए गए हैं। यह लोकतंत्र का अच्छा, ये कहें कि संकेत, लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। जैसे अभी प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दिए जाने की बात जो आई है सामने, तो वह बहुत ही दुखद है। लेकिन इसके साथ साथ प्रधानमंत्री या सत्ता पक्ष भी उस पर सीरियस नहीं है। वो भाषा की गिरावट के लिए तत्पर हैं। जैसे बंगाल के समय में ओ दीदी दीदी ओ दीदी, इस तरह के नारे लगे जिसको लोगों ने पब्लिकली पसंद नहीं किया। मोजरा, मंगलसूत्र, ये नारे लगे। लेकिन इसके विपरीत 24 के चुनाव में एक नया नारा आया जो इंडिया गठबंधन की ओर से विशेषकर राहुल गांधी के द्वारा लगाया गया, संविधान की रक्षा का। यह जो नारा लगा, यह इसको नारा भी कह सकते हैं और यह बहुत बड़ा तथ्य है, क्योंकि 2024 के चुनाव में जो आतुरता दिखाई गई संविधान को बदलने के लिए और 400 पार का नारा दिया गया, लोगों को इसमें विश्वास नहीं हुआ और पहली दफ़ा वो 272 से चूक गए। और अभी बैसाखी वाली सरकार है, यानी एनडीए की सरकार है, और उनको मूल रूप से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का समर्थन है। लेकिन इसके बदले में क्या हो रहा है, इसका परिणाम क्या हो रहा है, लोगों को पता है। किस तरह से सरकार विवश है सही गलत सब अंग को मानने के लिए। तो नारे गढ़े जाएं परिस्थिति के अनुसार, ये अच्छी बात है। और उन नारों का अगर कार्यान्वयन हो, इम्प्लीमेंटेशन हो, तो इससे लोगों का बहुत भला होगा। जो नारे मोदी जी ने दिए, अगर उसको कार्य रूप में दिया जाता तो कितना भला होता। लेकिन इससे दोनों बात हुई, जनता को फ़ायदा भी नहीं हुआ और भरोसा भी टूट रहा है। तो कुल मिलाकर एक लाइन मैं खाली कहना चाहता हूँ, लेकिन कुछ भी हो, लोकतंत्र के लिए और लोकतंत्र की सफलता के लिए नारों का स्तर ढंग का होना चाहिए, भाषा की स्तर में गिरावट नहीं होना चाहिए। और उसको जो नारे वास्तव में कार्य रूप में नहीं दिया, जिन नारों को कार्य रूप में परिणत नहीं किया जा सकता है, वैसे नारों से हर राजनीतिक दल को परहेज करना चाहिए।
तो कुल मिलाकर हमने नारे को इतिहास जानने की कोशिश की, कुछ जान पाए कुछ नहीं जान पाए, लेकिन यही है हकीकत कि तत्कालीन परिस्थितियों में जनता को लुभाने के लिए नारे गढ़े जाते हैं, जनता उससे जुड़ती है, कभी वो जुमला बनते हैं, कभी बस एक उम्मीद बनकर रह जाते हैं ताकि अगले चुनाव में फिर उन्हीं नारों के साथ वही राजनीतिक दल नए सिरे से जनता के बीच जाते हैं और आपका वोट पाने की कोशिश करते हैं। तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरह के नारे गूंज रहे हैं, चाहे वोट चोर गद्दी छोड़ हो, चाहे घुसपैठिया का मुद्दा हो, उसमें पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई सिंचाई की बात हो या शिक्षा और स्वास्थ्य की बात हो, जंगल राज हो, इन सब मुद्दों पर सतर्क होकर सोचकर अपने भविष्य का फैसला करने की ज़रूरत है। धन्यवाद बहुत बहुत।